हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया हैं? तो दोस्तों सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 2 क्लासेस की हो चुकी है और ये है हमारी क्लास नंबर 3। ठीक है, तो पहले कुछ मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाता हूं, फिर थोड़ा पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ये आज आप लोगों का चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलिए जैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन, बताइए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, कन्वेंशनल सोर्स है? कन्वेंशनल सोर्स का मतलब आज तक हम लोग मतलब बहुत समय से ये वाले सोर्स यूज करते थे, ऐसा नहीं है कि अब मॉडर्न टाइम में यूज होने लगा है। तो दोस्तों फॉसिल फ्यूल इसका एग्जांपल हो जाएगा। पहले भी इन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता था, आज भी करा जा रहा है। कन्वेंशनल तरीका है ये आप लोगों का। जबकि आजकल दोस्तों सन की एनर्जी से हम लोग बिजली बना रहे हैं, तो ये आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। विंड यानी हवा की जो एनर्जी उससे बिजली बना रहे हैं, ये नॉन कन्वेंशनल तरीका है। आज तक ऐसा नहीं होता था। टाइडल एनर्जी, जो समुद्र में टाइड्स चलती ना, उससे हम लोग बिजली बना रहे हैं, तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। समझ में आ गई बात को? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर। बायोमास क्या है? बायोमास, बायोमास। मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों सोर्स को आप लोग इस आधार पे भी दो टाइप पे बांट सकते हो कि यार आप लोग उसको कितना समय तक यूज कर सकते हो। तो रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स मैंने बताया था ना। रिन्यूएबल सोर्स मैंने आपको बताया था जिसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो खत्म भी हो जाए ना धीरे धीरे, वो आप लोगों का वापस बन जाएगा। तो दोस्तों जो बायोमास है ना, वो भी एक प्रकार का रिन्यूएबल सोर्स ही है। अब आप लोग बोलोगे कि सर काऊ डंग, जैसे मान लो क्या क्या एग्जांपल लो, आपने काऊ डंग है, गोबर है, उसको सूखा के आपने उसका फ्यूल बना लिया। अब वो आपने उसको जला दिया, फ्यूल खत्म हो गया, लेकिन वापस काऊ डंग बन जाएगा। भाई गाय का गोबर तो आपका बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? अब बहुत जने बोल रहे हैं सर इसको फॉजिल फ्यूल मत बोल देना, ये किसी डेड से। फॉजिल फ्यूल क्या होता है? अगर कोई प्लांट या एनिमल डेड हो जाए तो उसका बहुत सालों बाद में वो एक फ्यूल बन जाता है आप लोगों का। ठीक है सर, मैंने आज क्लास लिया हूं तो मेरा वैलिडिटी आज से काउंट होगा कि? बिल्कुल दोस्तों, जिस दिन आप लोग परचेज करते हैं तब से काउंट होता है। चलिए बताइए, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? कल बताया था ना दोस्तों, भूल गए क्या? सबसे अधिक मात्रा में ये गैस बेसिकली दो तीन गैसों का मिक्सचर है, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है? CH4, मीथेन गैस। ठीक है, 50 से 75% के आसपास मैंने आपको बताया था। सेकंड नंबर पे मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेजर इसका कंपोनेंट क्या है? मीथेन है। चलिए बहुत बढ़िया। आप मुझे बताएं नेक्स्ट, इनमें से किसे आप लोग कंट्री ऑफ विंड के नाम से जानते हो? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं विंड की एनर्जी। विंड की एनर्जी जो होती है ना, उससे बहुत ज्यादा बिजली बनाते हैं ये। कौन? डेनमार्क। इसीलिए हम लोग इन्हें कंट्री ऑफ विंड के नाम से जानते हैं। अगर सबसे बड़े, अगर ओवरऑल बात करें कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इस विंड एनर्जी से, तो आपका आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा आप लोगों का, जर्मनी। ठीक है, लेकिन फिर इसको डेनमार्क को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेनमार्क में जो भी आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें मैक्सिमम जो होता है वो आप लोगों का विंड एनर्जी से बनता है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। अब दोस्तों हमने अभी तक जो एनर्जी की बात करी थी, कोई कोई कौन सी एनर्जी की बात करी, कोई कौन सी एनर्जी की बात करी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एनर्जी फ्रॉम दी सी। समुद्र से कौन कौन सी एनर्जी हम लोगों को मिलती है? समुद्र में जो एनर्जी होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सर समुद्र में कौन सी लहर एनर्जी आ गई? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने समुद्र को देखा है? दोस्तों अगर समुद्र को देखते हो तो वहां पर उसमें लहरें चलती ना, लहरें। अगर आप लोग उसके किनारे पे जाके खड़े हो जाएंगे तो आपके पैर तक पानी आ जाएगा ना, क्योंकि पानी की जो लहरें चलती है वो आपके पांव तक आती ही नहीं आती। तो दोस्तों अगर वो लहरें चल रही है, गति कर रही है, तो क्या उसमें एनर्जी होगी नहीं होगी? तो समुद्र की लहरों में, वेव में एनर्जी है ना, यानी समुद्र में एनर्जी है ना। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। बहुत जनों को लगता है टाइड और वेव दोनों एक ही है। क्या दोनों एक ही होती है? टाइड जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं ज्वार, ज्वार बताइए। और एक होती है वेव, तरंगे। तो दोस्तों जो आप लोग देखते हो ना, जनरली आप लोग किनारों पे जाके खड़े हो जाते हो, जो आपके पैर, वो होती है वेव। ये तो बेसिकली हवा के माध्यम से चलती है। लेकिन टाइड अलग ही है, अभी बताऊंगा टाइड यानी ज्वार क्या होता है। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा
तो टाइड में बेसिकली आप टाइड भी एक प्रकार की वेव भी बोल सकते हो, लेकिन बहुत हाई इंटेंसिटी की होती है। तो इस टाइड, अगर ये एक, इसमें बहुत एनर्जी है ना, ठीक है। और कौन सी होती है, आइए एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाइडल एनर्जी की। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि टाइड और जो आप लोगों की नॉर्मली आप लोग समझते हो ना, जो समुद्र के तट के किनारे पे जो आती है आप लोगों की लहरें, उसको टाइड मत बोल देना, उसको ज्वार मत बोल देना आप। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। टाइड क्या है, कौन मुझे बताएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कोई भी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है या नहीं करती, बताओ। अब जैसे मान लो ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लगा रही है मून, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। क्या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में भी आकर्षण होगा क्या, बोलो होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब दोस्तों क्या आपको पता है अर्थ, पृथ्वी का अधिकांश भाग किससे बना हुआ है, अर्थ का अधिकांश भाग किससे बना हुआ है, वाटर से, पानी से बना हुआ है। बात सही है क्या, लगभग 71% पार्ट। अब दोस्तों अगर, क्या अर्थ चंद्रमा पे आकर्षण फोर्स लगा रही है, क्या चंद्रमा भी पृथ्वी पे आकर्षण फोर्स लगा रही है, क्या तो इसका जो पानी होगा, मान लो एक जगह ऐसी है जहां पर इन दोनों के बहुत पास में है, तो पानी के ऐसे इस तरफ भागेगा ही नहीं भागेगा, बताओ। यहां पर दोस्तों समुद्र में क्या होगी, टाइड्स उत्पन्न होगी। ये जो लहरें उत्पन्न हो रही ना, इसके लिए वर्ड यूज नहीं करेंगे लहरें, क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी की होती है, इसको बोलते हैं टाइड्स यानी ज्वार। बोलो हाँ या ना। जैसे लहरें तो आपके दिन भर चलती रहती है, टाइड आप लोगों के दिन भर नहीं चलती, वो डिपेंड करती है कि यार अर्थ और मून की लोकेशन क्या है। इवन केवल मून अट्रैक्ट नहीं करता दोस्तों, सन के भी तो चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रहा है, तो सन भी तो इसको अट्रैक्ट करता है। तो सन की वजह से और मून की वजह से, दोनों की वजह से ही क्या आती है, टाइड्स यानी ज्वार आती है। बात क्लियर है क्या। अरे यार बोलते नहीं हो दोस्तों, यस नहीं करते हो आप लोग, हैं ऐसे यस नहीं करोगे पता कैसे पड़ेगा मेरे को। तो दोस्तों ये टाइड जो उठती है, ज्वार जो उठती है, इसमें जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा। इसका कारण क्या है दोस्तों, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, समुद्र में है ना पानी बहुत ऊंचाई तक जाता है, जिसे आप लोग बोलते हैं टाइड्स। ठीक है, आ जाओ, मतलब पानी का लेवल बढ़ता है कम होता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा हाई टाइड्स, जब पानी बहुत ऊपर तक जाता है उसको बोलता है हाई टाइड्स, जब नीचे तक चल जाएगा उसको आप लोगों को बोल देगा लो लो टाइड्स। ठीक है ना, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अब दोस्तों अगर आप लोग समुद्र के किनारे रहते होंगे, किसी कोस्टल एरिया में रहे हो, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि है ना, दिन के समय आपने देखा होगा यार सूर्य, ये समुद्र का लेवल काफी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ये बेसिकली टाइड्स की वजह से ही होता है। ठीक है, अब एक चीज मुझे, एक छोटी सी बात और बताइए, एक छोटी चीज मुझे और बताइए, यार टाइड्स बेसिकली उठ रही है, इतनी बड़ी ज्वार अगर उठ रही है तो उसमें एनर्जी होगी नहीं होगी। तो आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हो, वहां पर आप लोगों ने बीच में क्या लगा दिया, एक ब्लेड टरबाइन लगा दिया। तो जब ये टाइड उठेगी इसमें से जाएगी ना, तो ये इन ब्लेड्स को घुमाएगी, टरबाइन को घुमाएगी, बिजली बनेगी। तो बेसिकली इस टाइड में जो एनर्जी है इसका इस्तेमाल करके आप लोग क्या बना रहे हो, बिजली बना रहे हो। आई बात समझ में। लेकिन दोस्तों एक चक्कर है ना, आपने क्या लगा दिया, टरबाइन लगा दिया, टरबाइन बेसिकली इस ज्वारी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा, बिजली में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यार आप हर जगह तो लगा नहीं सकते, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, टाइडल जो एनर्जी होती है ना, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, डैम बनाते हैं, बहुत आप लोगों के है ना, डैम बना देते हैं, डैम कहां पर, अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू दी सी। जैसे मान लीजिए समुद्र है, उसके कहीं पर, मान लो ये समुद्र है, उसके यहाँ पर ऐसा कोई नैरो सा रास्ता है, तो वहां पर आप लोग क्या बना देंगे, डैम बना देंगे, तो टाइड्स आएगी ना, वो आप लोग क्या बना देंगे, बिजली बना देंगे। क्लियर है क्या। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऐसे इसलिए नहीं है कि टाइड्स में एनर्जी नहीं होती होगी दोस्तों, टाइड्स में एनर्जी होती है, लेकिन दोस्तों उससे उतनी ज्यादा बिजली नहीं बन पाती जितना आप लोगों को इनपुट देते हो, जितना आप लोग खर्चा लगा देते हो। क्लियर है, आगे बात समझ में, चले आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों वेव एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी में डिफरेंस है दोस्तों। समुद्र में जैसे आप लोग खड़े होते होंगे, ये आती है ना लहरें आती है, इन्हें बोलते हैं आप लोग वेव।
जो दिन भर चलती रहती है, सुबह दिन शाम रात हमेशा चलती रहती है, इसका कोई समय नहीं है फिक्स, ये चलती ही रहेगी। तो अगर दोस्तों ये वेव चल रही है तो इनके पास में एनर्जी होगी ना, इसको आप लोग बोल दोगे वेव एनर्जी। अब आप लोग क्या कर देते हो, अगर एक आप लोग ऐसी कोई लगा दे, हम लोग टरबाइन लगा दे यहां पर कि भाई जो वेव आ रही है उसकी जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल हो जाएगा टरबाइन को घुमाने में और फिर आप लोगों की बन जाएगी बिजली। सिंपल है, तो इसे कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों जो वेव ये चलेगी चलेगी, हवाओं की वजह से चलती है ये। ठीक है, तो तेज हवाएं चलने से क्या होती है, वेव्स उत्पन्न होती है, तरंगे उत्पन्न होती है। समझ में आ गया दोस्तों। ये जो तरंगे होती है आप लोगों की, ये वेव एनर्जी इज ओनली फिजिबल वेयर दी वेव्स आर वेरी पावरफुल। मतलब इन वेव में जो एनर्जी है तभी आप लोग उसका इस्तेमाल कर पाओगे, या फिर यार मतलब एक नॉर्मली अगर तरंग चल रही है कम स्पीड से तो उसकी क्या एनर्जी होगी, मतलब बहुत कम एनर्जी होगी, ना ही उससे कुछ बिजली बना पाओगे। अगर दोस्तों वेव बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत तेजी से, जैसे कहीं कहीं पर आप जाके देखोगे ना यहां तक पानी पहुंच जाता है, समुद्र के तट के किनारे जाके खड़े हो गए ना, इतना पानी पहुंच जाता है, यहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो वेव बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से आती है। कहीं पर है ना बिल्कुल बहुत धीरे 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 आ रही है, तो उससे क्या बिजली बनाओगे। तो यार वेव एनर्जी जो होगी ना, ये तब भी आप लोग इज ओनली फिजिबल कब है, जब यार वेव बहुत पावरफुल है। समझ में आ गई बात को। ठीक है, अब बहुत सारी डिवाइस होती है जो मतलब जैसे टरबाइन वगैरह, बहुत सारी डिवाइस होती है जो इस वेव एनर्जी को किस में बदल देगी, बिजली में बदल देगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को दो एनर्जी के बारे में बताया जो समुद्र में पाई जाती है, एक तो टाइडल एनर्जी और एक वेव एनर्जी। दोस्तों क्या कुछ और एनर्जी भी होती है क्या जो समुद्र में पाई जाती है, बताओ। बिल्कुल होती है दोस्तों, ओशियन थर्मल एनर्जी, समुद्री तापीय ऊर्जा या समुद्रीय उष्मीय ऊर्जा। सर ये क्या होता है, सर क्लास बीच में रुक गया था, एक बार बैक करके चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जैसे मान लो ये समुद्र है, समुद्र की ये टॉप लेयर है। अब भाई सूरज तो ऊपर है ही ना, तो सूरज से हीट आएगी या नहीं आएगी। तो जो ये समुद्र की जो टॉप लेयर होती है ना दोस्तों, इसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। और जैसे 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 नीचे आओगे ना, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो दोस्तों ये टेम्परेचर डिफरेंस हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल करके, इस टेम्परेचर डिफरेंस, भाई देखो आप मुझे एक छोटी चीज बताओ, जैसे आपके पास में कोई सामान पड़ा है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, जब आप लोग इसको हीट दोगे तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा क्या। तो टेम्परेचर बढ़ा कब, जब आपने हीट दी। तो दोस्तों यहां पर भी तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, यानी कहीं ना कहीं हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हो रहा होगा। तो ये जो हीट होती है ना टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, इसे आप लोग बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। और इसका इस्तेमाल कैसे करोगे बिजली बनाने में, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ओशियन थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या है, जो सतही पानी होता है ना, सरफेस पे जो आप लोगों का पानी होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जो आप लोग जैसे जैसे गहराई में आओगे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अगर आप लोग चाहते हो बिजली बनाना, इस ओशियन थर्मल एनर्जी से बिजली बनाना, तो यहां पर आप लोगों को एक क्या लगाना पड़ेगा, पूरा पावर प्लांट लगाना पड़ेगा जो कि बिजली बनाएगा। बहुत बड़े बड़े सेटअप होते हैं आप लोगों के, क्लियर है क्या। तो अगर आप लोग चाहते हो इधर पावर प्लांट लगाना, इस वो पावर प्लांट जो कि इस एनर्जी से बिजली बनाता है, उस पावर प्लांट को क्या बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। शॉर्ट में लिखेंगे आप लोग OTEC पावर प्लांट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओशियन थर्मल। दोस्तों अगर एक बफरिंग हो रही थी, इस नंबर पे बात कर लो, 7005329499। ठीक है, इस नंबर पे बात कर लो, 7005329499।
दोस्तों मुझे पता है कुछ हो रही होगी, आप टेंशन मत लीजिए, अभी क्लास के बारे में बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, 7000532949 पे आप लोग संपर्क कर लीजिए अगर ऐप पे आपकी बफरिंग आ रही है। ठीक है, चले आ जाओ। तो अब दोस्तों कंडीशन होनी चाहिए यार, ऊपर का पानी गर्म होना चाहिए, नीचे का पानी ठंडा होना चाहिए। तो सर कितना टेम्परेचर का डिफरेंस हो जिससे यहां पर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया जा सके, सर वो बताइए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां से, मतलब ऊपर से नीचे अगर आप जाओ, मतलब 2 किलोमीटर की गहराई पे पहुंच गए आप लोग, 2 किलोमीटर की गहराई पर पहुंच गए, तो दोस्तों दोनों के बीच में मतलब ऊपर और नीचे लेयर में अगर 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर नहीं है या इससे कम है, 15 डिग्री सेल्सियस ये ऊपर और नीचे लेयर का टेम्परेचर, तो आप लोग ये पावर प्लांट नहीं लगा पाएंगे। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा गया है, लो मैं आपको बता दूं। देखो ये रहा। तो अगर ओटीसी पावर प्लांट आप लोग स्थापित करना चाहते हो तो समुद्र की ऊपरी परत और निचली परत, उसके बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब सर मुझे ये तो बताओ ये पावर प्लांट काम कैसे करेगा? बिल्कुल दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप मुझे बताइए, यहां का पानी क्या है? गर्म है। यहां का पानी क्या है? ठंडा है। बात सही है ना? तो इस गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे आप लोग गर्म करने में, और इस ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे आप लोग चीजों को ठंडा करने में। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास थर्मल पावर प्लांट में क्या था? बॉयलर था। तो बॉयलर जो था वहां पर आप लोग कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे, क्यों? पानी को गर्म करने में। बोलो हाँ या ना। और फिर यहां पर आप लोगों का कंडेंसर था, जहां पर आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे ठंडे पानी का, जिससे जो आपकी स्टीम आ रही थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। बोलो कर रहे थे नहीं कर रहे थे? तो एक जगह इस प्लांट में आप लोगों का मेन चीज क्या था? बॉयलर ही तो था, क्योंकि यहां पर आप लोगों का कोयला लग रहा था जो पानी को गर्म कर रहा था। तो दोस्तों अब आप गर्म करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ये जो अपर लेयर है ना, समुद्र की अपर लेयर है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। सर कैसे करेंगे बताइए? तो सर इस पावर प्लांट का जो ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट है ना, इसका सर मुझे बताइए थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम बना के। आइए दोस्तों, इसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है ना, वर्किंग फ्लूइड का मतलब क्या है? आइए देखो, देखो जैसे यहां पर क्या होता है, अमोनिया होती है, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया लिक्विड होता है आपके पास में। ठीक है, क्लियर? आप इसको भेजते हो बॉयलर में, या इसको इवेपोरेटर बोल दो। जहां पर ये जो अमोनिया लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगी? अमोनिया गैस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, फिर ये गैस जाएगी दोस्तों कहां पर? टरबाइन में, जहां पर क्या बनेगी? बिजली बनेगी। फिर ये गैस जब बाहर निकलेगी ना, आप लोग इसको पास करवाओगे कंडेंसर में से, जिस जो ये जैसे गैस ठंडा हो सके, जिसे वापस आपका लिक्विड बन जाए। अब ये दोस्तों ये जो लिक्विड आया, अमोनिया लिक्विड आया, इसको आप लोग पंप कर दोगे, है ना? पंप में डाल दोगे तो ये पंप इसका प्रेशर बढ़ा देगा, जिससे वापस ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो ये चलता रहेगा। तो यहां पर दो चीजों का इस्तेमाल करना है आपको, चीजों को गर्म करने के लिए और इसको ठंडा करने के लिए। तो गर्म करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जो समुद्री पानी है ना, टॉप लेयर का जो पानी है उसको। और ठंडा करने के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे? जो ठंडा पानी होता है। सिंपल सी बात है। आ गई बात समझ में? सर मुझे नोट्स बनाने नहीं आते, ऑनलाइन क्लासेज के किस तरह बताते हैं बताइए। रितु कुमार जी, जो भी क्लास होती है उसके नोट्स डाल दिए जाते हैं, कोई बात नहीं। सर ह्यूमन आई का बात का टेस्ट नहीं डाला, अभी तक डाल देंगे। राहुल जी कौन कौन सा बचा है एक बार मुझे बता दीजिएगा, है ना? एक दोस्त बोल रहा है, बोले सर ह्यूमन आई के बाद टेस्ट नहीं डाला है, तो एक बार मुझे आप चैप्टर लिख के भेज दीजिए कौन कौन सा है, मैं डला दूंगा। ह्यूमन आई के बाद में कौन सा टेस्ट नहीं डाला है? एक दो रह गए हैं ना, मैंने तैयार कर लिया, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब दोस्तों बात यह है कि सर ओशन थर्मल एनर्जी में क्या हो रहा है? देखो गर्म सतही पानी का उपयोग अमोनिया को उबालने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया क्या? और जो गहराई वाला जो ठंडा पानी होता है ना, उसका इस्तेमाल क्या होता है? वाष्प को फिर से तरल में करने में किया जाता है। वही मैंने समझाया, वही मैं यहां पर लिखा हुआ है।
अब आप लोग बोलोगे सर समुद्र में तो बहुत सारी एनर्जी है, जैसे टाइडल एनर्जी भी है, वेव एनर्जी भी है, सर ओशन थर्मल एनर्जी भी हो गई। एक्चुअली में दोस्तों समुद्र में ये जो एनर्जी है ना तीनों, ये बहुत अधिक मात्रा में होती है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन दोस्तों हमारे पास में ऐसे प्रॉपर प्लांट नहीं है जो इस एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, इस एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाते, ऐसे प्लांट वगैरह हमारे पास में इतने प्रॉपर नहीं है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। आ जाओ, चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में। समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? समुद्र में कौन कौन सी एनर्जी होती है? तीन होती है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी, यही मैंने अभी बताया है। इतनी जल्दी आप लोग भूल गए? सर साउंड और इलेक्ट्रिसिटी का भी डाल देंगे, टेंशन मतलब। ठीक है, आ जाओ, चले आगे। अब आ जाओ नेक्स्ट एनर्जी के बारे में समझते हैं, वो है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। दोस्तों जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो हमारे अर्थ में जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। दोस्तों आप में से ज्योग्राफी किस किसने पढ़ी है? ज्योग्राफी पढ़ी है आपने? तो ये रही हमारी पृथ्वी, ये रही हमारी अर्थ। दोस्तों अर्थ में जैसे 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 नीचे आते जाओगे तो क्या अंदर हीट रहती है बहुत ज्यादा अर्थ में? बताओ। अरे अर्थ में अंदर हीट होती ही नहीं होती। तो इसी हीट का इस्तेमाल, इसी हीट को आप लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो दोस्तों इसी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। हाँ दोस्तों, कई जगह कई कई देशों में जैसे यूएसए, न्यूजीलैंड में इस एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। तो हाँ, जो अर्थ होती है उसके अंदर भी एनर्जी होती है जिसे आप लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो भारत में तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे प्लांट हैं न्यूजीलैंड में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में, जो इस एनर्जी का, जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। अब सर क्या हम भी लगा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आप लोग लगा सकते हो, लागत बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है, एक प्रॉपर की यार वहां पर, हाँ यार यहाँ ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी की सभी जगह पर बहुत ज्यादा हीट है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा मिलती है, तो वो डिपेंड करता है आप लोगों का। क्लियर है? सर एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ओनली फिजिक्स आएगी क्या? हाँ फिजिक्स है केवल। चलिए आगे आ जाओ। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, लास्ट टाइप ऑफ एनर्जी। बताओ क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी? ठीक है, परमाणु ऊर्जा नहीं बोलेंगे इसको, नाभिकीय ऊर्जा बोलेंगे। बताओ क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा? बताइए। देखो आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या आपने कभी सुना है, ये आपने सुना है क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट? हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाई जाती है, लेकिन हमको ये नहीं पता न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई एक बड़ा न्यूक्लियस, एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। तो यहां पर क्या होती है? कुछ एनर्जी रिलीज होती है, इसे आप लोग बोलोगे न्यूक्लियर एनर्जी। सिमिलरली जब कोई दो छोटे छोटे नाभिक, न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तब भी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। अब सर ये एनर्जी बन कैसे रही है? ध्यान से समझो दोस्तों, जैसे अगर आपने केमिस्ट्री में कोई पढ़ा होगा कि जैसे मान लो 2 ग्राम आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, 4 ग्राम कोई गैस ली, अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कुल द्रव्यमान कितना होगा? 2 + 4 6 ग्राम होगा। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में
कि जितना रिएक्टेंट यानी अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही प्रोडक्ट का द्रव्यमान होता है। सुना है नहीं सुना है आपने? लेकिन दोस्तों जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया का मतलब क्या है? दो नाभिक के बीच में होने वाली अभिक्रिया। मतलब अगर दो नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं तो ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे नाभिक बना रहा है तो ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, नाभिकीय अभिक्रिया है। तो मैं आप लोगों को यह बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, जब भी कोई, है ना, लिख देता हूं मैं यहां पर, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिक अभिक्रिया होती है ना, तो कुछ द्रव्यमान की हानि होती है, कुछ द्रव्यमान की हानि होती है, कुछ मास का लॉस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये दोनों 100 ग्राम के थे तो ये जो बड़ा न्यूक्लियस बनाना है 99 ग्राम का ही है। ये मान लो ये 500 ग्राम का था तो ये जो दो न्यूक्लियस मिले दोनों मिला के मान लो 497 ग्राम के थे। तो कुछ द्रव्यमान की हमेशा हानि होती है। अब दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने एक थ्योरी दी थी जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी। किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्होंने क्या बताया इस थ्योरी में? इन्होंने बताया मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दोस्तों द्रव्यमान जो होता है ना, अगर कहीं पर द्रव्यमान खत्म हो रहा है, द्रव्यमान गायब हो रहा है, तो वो जरूर किस में कन्वर्ट हो गया होगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। मतलब मास से द्रव्यमान से एनर्जी बनाई जा सकती है। कितनी बनाई जा सकती है? तो उन्होंने बताया E बराबर एम सी स्क्वायर, जहां पर m है द्रव्यमान, c क्या है? प्रकाश का वेग। आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में? कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि यार मेरे पास में 1 किलोग्राम कुछ द्रव्यमान है, इससे कितनी एनर्जी बनाई जा सकती है? कितनी एनर्जी बनाई जा सकती है? तो m का मान रखो 1, c का मान होता है 3 × 10⁸, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻16 जूल। इतनी एनर्जी आप लोग 1 किलोग्राम से बना सकते हो। तो जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो वहां पर कुछ द्रव्यमान गायब हो जाता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम, तो उससे दोस्तों कितनी सारी एनर्जी बन सकती है। समझ में आ गया? उसे ही आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा। अब दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि मैंने बताया दो प्रकार का होता है, एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन, और एक न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की, नाभिकीय विखंडन की। दोस्तों नाभिकीय विखंडन बेसिकली क्या है? एक बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूटना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अब सर ये टूटा क्यों, पहले मुझे ये बताइए सर, ये टूटा क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होगा तभी टूटा होगा। तो सर ये अनस्टेबल कैसे हुआ? पहले भी तो स्टेबल था। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो अगर कोई एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटता है तो जो एनर्जी रिलीज करता है उसे ही बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे बिजली बनाने में। कैसे होता है आइए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों यूरेनियम का नाम सुना है? यूरेनियम जो कि एक मेटल है, सुना है क्या? इसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और इसका मास नंबर यानी इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 235। ये सुना होगा ना आपने यार? अरे सुना है क्या? भूल गए आप सब? दोस्तों मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या आपको क्या बताता है कि उसके एटम यानी प्रोटॉन उसके एटम यानी परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? कितने हैं? 235। और आपको पता है किसी भी एटम किसी भी परमाणु में जो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो कहां पर होते हैं? उसके न्यूक्लियस में होते हैं, उसके नाभिक में होते हैं। यानी यूरेनियम के नाभिक में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 235 है। बात क्लियर है? अब ध्यान रखो ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये रहा आपका न्यूक्लियस यानी ये रहा आपका नाभिक। दोस्तों इसमें टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 235 है। अब दोस्तों मैंने इसमें क्या डाल दिया? एक न्यूट्रॉन डाल दिया। तो पहले जहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 235 थी,
अब एक न्यूट्रॉन और आ गया, तो यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 236 हो जाएगी। ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ना न्यूक्लियस, तो दोस्तों ये जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इसलिए आप लोग देख रहे हो यहां पर द्रव्यमान संख्या 235 है, आपने क्या डाल दिया? एक न्यूट्रॉन डाल दिया। जैसे न्यूट्रॉन डाला, अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 236 हो गई। अब दोस्तों ये जो न्यूक्लियस होता है ना, काफी अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने बताया, चाहे न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों में एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, यानी नाभिकीय ऊर्जा। अब अगर यूरेनियम का एक नाभिक टूटता है, छोटे छोटे नाभिक बना रहा है, तो वो छोटे छोटे नाभिक किसके बराबर होते हैं? ये किसके नाभिक बनते हैं? क्रिप्टॉन और बेरियम। किसके? क्रिप्टॉन और बेरियम के। एक चीज मैं आप लोगों को, यार तुम छोड़ो, क्या पढ़ाऊं मैं तुम? सर मुझे नोट्स बनाना सिखाओ। नोट्स कैसे बनाऊं मैं? अरे यार बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग इसको समझिए, है ना। अभी हैंड टू हैंड मत बनाओ। अगर आप लोग क्लास लेते समय सोचोगे मैं पूरे नोट्स बना दूं, तो नहीं है, इम्पॉसिबल है। आप लोग अपना सारा ध्यान समझने में रखो। या अगर आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, तब आप लोग को जो जो मैं पढ़ा रहा हूं एक बार समझिए, फिर एक बार पॉज करके फिर उसको लिख लो। लाइव में अगर आप देख रहे हो तो केवल आप लोग समझो, और जब आप लोगों की वीडियो पूरी हो जाए तब आप लोग उस जो मैं पीडीएफ डाल देता हूं उससे बना लिया करो। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दोस्तों एक चीज यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे जब एक न्यूक्लियस टूट रहा है, एक नाभिक टूट रहा है, बड़ा नाभिक टूट रहा है, छोटे छोटे नाभिक बन रहे हैं, तो साथ में और क्या बन रहे हैं? आपने ये सारी प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई? जब आपने इसमें एक न्यूट्रॉन डाला। तो जब एक न्यूट्रॉन डालते हो आप लोग एक न्यूक्लियस में, नाभिक में, तो ये टूट के छोटे छोटे नाभिक बनाता है। साथ में क्या होते हैं दोस्तों? 3 न्यूट्रॉन और आपके निकलते हैं। ठीक, ये टूट तो रही है, साथ में आप लोगों के 3 न्यूट्रॉन और आपके निकलते हैं। ठीक है सर जी, क्या मस्त पढ़ाते हो आप, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का आ जाओ। तो दोस्तों हुआ क्या है यहां पर, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपके पास में एक यूरेनियम की रॉड है, समझ में आ गया? दोस्तों इस यूरेनियम की रॉड में कितने एटम होंगे? सर बहुत सारे होंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और एटम के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, तो मैं बोलूंगा दोस्तों बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, बोलो हाँ या ना। यार बोलते नहीं हो आप। आपको यह भी पता है कि दोस्तों इस एक न्यूक्लियस के टूटने से मुझे एनर्जी मिलेगी। तो जब ये सारे न्यूक्लियस टूटेंगे तो कितनी सारी एनर्जी मिलेगी? मिलेगी ना। इस एनर्जी से मैं बनाऊंगा बिजली। ठीक है, यहां पर क्या यूरेनियम एक फ्यूल की तरह कार्य कर रहा है क्या? क्योंकि इससे एनर्जी मिल रही है आपको, बिल्कुल। अब दोस्तों क्या होगा, मैंने क्या डाला? एक न्यूट्रॉन डाला, एक न्यूट्रॉन डाला यहां पर, ये टूटा, कुछ एनर्जी मिली, साथ में क्या बन गए? 3 न्यूट्रॉन मिल गए। एक न्यूट्रॉन इसको अटैक करेगा, एक न्यूट्रॉन इसको अटैक करेगा, एक न्यूट्रॉन इसको अटैक करेगा, इसको तोड़ेगा, इससे एनर्जी मिलेगी, इससे मिलेगी, इससे मिलेगी, साथ में 3 न्यूट्रॉन इससे बनेंगे, 3 इससे, 3 इससे, फिर 3 न्यूट्रॉन कोई किस पे जाएगा, कोई इस पे जाएगा। दोस्तों काफी ये अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये धमाधम 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 फूटते जाएंगे ये, तो ये अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी। तो न्यूक्लियर फिजन 2 टाइप का होता है, एक तो कंट्रोल्ड, नियंत्रित। कंट्रोल्ड का मतलब नियंत्रित, और एक होता है अनकंट्रोल। तो दोस्तों ये जो आपने सुना है क्या, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब सुना है क्या? वो एटम बॉम्ब जो होता है ना, वो न्यूक्लियर फिजन पे ही आधारित होता है। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एटम बॉम्ब में, जो लोगों को जान ले लेती है। अनकंट्रोल रिएक्शन होती है इसमें। ठीक है, तो सर कैसे हम लोग करें? ठीक है, कैसे हम लोग करें इसको, कंट्रोल कैसे करें? एक सेकंड रुको। हाँ, कंट्रोल कैसे करें सर? अभी बताते हैं, टेंशन क्यों लेते हो, आ जाओ। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट में होगा क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा, जो न्यूक्लियर एनर्जी होगी ना,
उससे आप लोग बिजली बनाने वाले हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाले हो, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का। यूरेनियम का भी कर सकते हो, क्योंकि यूरेनियम के एक न्यूक्लियस के टूटने से एनर्जी मिलती है। थोरियम का भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि थोरियम के भी न्यूक्लियस टूटने से एनर्जी मिलती है। प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि प्लूटोनियम के भी न्यूक्लियस टूटने से एनर्जी मिलती है। इनके न्यूक्लियस आपके अनस्टेबल होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं पावर प्लांट में होता क्या है। जैसे मान लो ये यूरेनियम की एक रॉड है, इस रॉड में क्या है? बहुत सारे एटम होंगे। बताओ होंगे नहीं होंगे? उस एटम के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे न्यूक्लियस भी होंगे। मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं होता? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ध्यान से समझो दोस्तों, आप लोग क्या करते हो? न्यूट्रॉन इस पे डालते हो। न्यूट्रॉन जब आप लोग इस पे डालोगे तो क्या ये एटम टूटेगा? या मैं बोलूं इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, क्या ये टूटेगा? क्या इससे एनर्जी मिलेगी? क्या बिल्कुल मिलेगी। साथ में क्या होगा? 3 न्यूट्रॉन और बन जाएंगे। अब ये एक न्यूट्रॉन जाएगा, फॉर एग्जांपल इस पे एक जाएगा, इस पे एक जाएगा, इस पे ये इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, इसको, इनसे एनर्जी मिलेगी, 3 न्यूट्रॉन और मिल जाएंगे, तीन तीन तीन, फिर को इस पे। तो ये काफी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों। तो हम लोगों को अगर बिजली बनानी है, कंट्रोल्ड रिएक्शन रखो यार, एक लिमिटेड एनर्जी बने, उससे हम लोग बिजली बना सके। क्लियर है क्या? क्लियर? बात आई समझ में? ये नहीं आई? तो ये कार्य कैसे होगा दोस्तों? सबसे पहले क्या आप लोग चाहते हो क्या ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में, इस नाभिक में अच्छे से घुसे? क्या मैं इतनी तेज स्पीड से डाल दूं कि बस टकरा के चला जाए? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? इस न्यूट्रॉन की स्पीड धीमी हो, जिससे प्रॉपरली इसमें वो घुस सके। तो न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करने के लिए जिन पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसे आप लोग बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉडरेटर बोलते हैं, मंदक बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? तो अगर आप लोगों से कोई पूछे मंदक क्या करता है, क्या बोलोगे आप? न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है। ठीक है। अब मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों? हैवी वाटर, भारी जल। हैवी वाटर, भारी जल। सर ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है D2O। सर होता क्या है ये बताओ आप लोग। नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो नॉर्मल वाटर में जो ये हाइड्रोजन है वो ये वाला है, और जो हैवी वाटर में हाइड्रोजन है वो ये वाला है। इसका नाम है ड्यूट्रियम। ठीक है, तो D2O। इसलिए बोलते हैं इसको हैवी वाटर, क्योंकि ये वाला है ना वो इससे ज्यादा हैवी है। तो एक तो हैवी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो, या किसका कर सकते हो? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट भी क्या करता है? इस न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर सकता है। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यार जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करोगे? आप हैवी वाटर का भी कर सकते हो, ग्रेफाइट का भी कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? अब दोस्तों ये जो 3 न्यूट्रॉन आप लोगों के निकले हैं, अगर मैं इनमें से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लूं तो मजा आ जाएगा क्या? हाँ सर, क्योंकि एक ही न्यूट्रॉन बचा, फिर ये इस पे जाके अटैक करेगा, इसको तोड़ेगा, इससे एनर्जी बनाएंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर इस 3 में से अगर मैं वापिस 2 को एब्जॉर्ब कर लूं तो भी मजा आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सर, एक ही बचेगा, फिर एक अगले पे रहेगा। सर हमारी रिएक्शन काफी क्या रहेगी? कंट्रोल रहेगी। बताओ। तो दोस्तों इसलिए हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं किसका? किसका करते हैं बताओ? कंट्रोल रॉड का। कंट्रोल रॉड का, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक छड़ बोलते हैं। ये कंट्रोल रॉड क्या करती है? जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करती है। सर कौन ये कार्य करेगा? तो कंट्रोल रॉड के रूप में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों? बोरोन की रॉड बना सकते हो, या कैडमियम के बना सकते हो। दोनों में ही कैपेबिलिटी है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन 2 चीजों से संबंधित, कि मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉडरेटर किसका इस्तेमाल मॉडरेटर के रूप में कर सकते हो, किसका इस्तेमाल कंट्रोल रॉड के रूप में कर सकते हो। आई बात समझ में?
क्लियर। तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेसिकली कुछ ये ऐसा होता है, ये देखो कंट्रोल रॉड्स लगी होती है यहाँ पर, है ना। तो आप तो बस ये ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाई जाती है, फिर वो बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिक विखंडन होता है दोस्तों, इसका बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है एटम बॉम्ब, क्योंकि एटम बॉम्ब में बेसिकली क्या होता है, वहां पर भी एक न्यूक्लियस टूट के बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है और ये काफी अनकंट्रोल होता है, टूटते जाता है। तो ये जो एटम बॉम्ब होता है ना आप लोगों का, वो आप लोगों का न्यूक्लियर फिजन पे ही आधारित है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, एक बच्चा बोल रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी फिर से पढ़ाइएगा। क्यों शिव जी, क्या दिक्कत आ रही है उसमें, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। तो अगर वीडियो नहीं आ रहा तो एक ही जगह 2 बार देखो, 3 बार, यार ये कोई ऑप्शन थोड़ी है कि सर वापस पढ़ा दो, वापस पढ़ा दो। कल को आप लोग बोलोगे सर बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम वापस पढ़ा दो। दोस्तों कई कई चैप्टर थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, परेशान मत होइए, उसको एक की जगह 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा, है ना। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि यार आपकी गलती है, देखो लगते हैं यार कई बार हार्ड लगते हैं, मैं भी जब पढ़ता था मेरे को भी हार्ड लगते थे, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, तो आप एक बार की जगह 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, क्या दिक्कत है यार, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, यहां पर 2 छोटे छोटे नाभिक मिलके क्या बनाएंगे, एक बड़े नाभिक बनाएंगे। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, यानी कुल मिला के न्यूक्लियस में मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब दोस्तों जब आप लोग 2 न्यूक्लियस को पास में लेकर आओगे तो क्या पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से प्रतिकर्षित नहीं करेंगे क्या, करेंगे कि ना। तो दोस्तों यार ये वाली जो रिएक्शन है ना, इतनी आसानी से नहीं है, ये रिएक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर होंगे ना, तभी दोस्तों ये जो प्रतिकर्षण का प्रभाव है ना, वो प्रतिकर्षण, ये जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, तभी ये प्रतिकर्षण का प्रभाव क्या हो पाएगा, कम हो पाएगा। समझ में आ गई बात को, जिसकी वजह से वो दोनों चिपक पाएंगे। बात क्लियर है क्या। यानी दोस्तों सूर्य में इतनी एनर्जी कहां से होती है, वहां पर क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन के छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं हीलियम का, और एनर्जी रिलीज करता है। तो सन में इतनी एनर्जी होने का कारण क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, नाभिकीय क्या है, संलयनी है। ठीक है दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने बायोलॉजी भी पढ़ाई है, केमिस्ट्री पढ़ाई है, फिजिक्स भी पढ़ाई है, मजा आया नहीं आया पढ़ने में, मैंने मेहनत करी है नहीं करी आपके साथ में, मुझे ये बताओ। जब से आपके चैप्टर स्टार्ट हुए, चाहे बायोलॉजी थी, तब से मैं आपको बोलता रहता हूं कि दोस्तों सारा ध्यान कंटेंट पे दो, मत करो मेरी तारीफ या फालतू की बात, कुछ भी मत करो, ना मुझे मेरी तारीफ सुनना पसंद है, ना मुझे मेरी बुराई सुनना पसंद है, सिंपल सी बात है। क्योंकि मुझे पता है मैं बेस्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप अपना सारा ध्यान सामने रखें। देखो खत्म होने पर आ गया, कल अपनी फिजिक्स पूरी हो जाएगी, तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, आपको छोड़ के जाऊंगा। इसलिए बोलता कि अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, सारी चीजें करो, ध्यान दो, ध्यान दो। देखो हो गया ना सिलेबस पूरा। अब कुछ बच्चे ऐसे रह गए, कमेंट में रह गए, बेचारों का वो ही नहीं हो पाया, कोर्स ही नहीं हो पाया, मुझे पता है ना। चल जाऊंगा मैं छोड़ के आपको, बस कल कल आखिरी क्लास है, कल फिजिक्स खत्म, फिर अपनी स्टार्ट कर देंगे एनवायरमेंट। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, सिंपल सी बात है। आपने सर इसका एग्जांपल बताओ कहां पर होता है, सन में जो एनर्जी का कारण है वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। साथ में दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब, जैसे एटम बॉम्ब तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है, और हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे, वो एटम बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन, नाभिक के विखंडन पे आधारित है, और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन पे। तो ये छोटी सी चीज है। सन में जो एनर्जी का कारण है दोस्तों, वो यही कारण है। सन में ध्यान रखो, सन का जो कोर होता है ना अंदर, वहां पर 500 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन आप लोगों के हर 1 सेकंड में फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं,
तो आप देख लो कितनी एनर्जी आप लोगों की वहां पर बनती होगी। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में मेन डिफरेंस क्या है? नाभिकीय विखंडन में बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है और न्यूक्लियर फिजन में छोटे छोटे नाभिक जोड़ के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। ठीक है, चलिए और तो क्या क्या है इसमें, ये आपको ध्यान देना नहीं, ये चार्ट ऐसे ये फालतू है। तो ये अपना न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन भी मैंने आपको समझा दिया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप लोगों का पूरा हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना सर आपने बोला था केवल एक 15 मिनट की क्लास होगी, लेकिन 1 घंटा हो गया। दोस्तों मैं कुछ भी चीज आपको छोड़ना नहीं चाहता है ना, चाहे 15-20 मिनट 15 मिनट का मैं बोल के अगर वो क्लास 35 मिनट तक जा रही है तो इट मीन्स वो नहीं हुआ होगा, तभी मैं पढ़ाई फालतू तो वो नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसका टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। अब टेस्ट किस किस के नहीं डले वो आप मुझे, मैं भी चेक कर लेता हूँ, आज शाम तक डलवा दूंगा। ठीक है, निश्चिंत आप लोग रहिए। थैंक यू सो मच। कल हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर, साथ में मैं आप लोगों को जो गैस के लॉ है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।